औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नए लेक्चर में खुशामदीद। चैप्टर नंबर 16, लेक्चर नंबर 10, सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे पिछले लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अल्कीन्स के रिएक्शंस के हवाले से बात की थी, और उसमें जो हमारा मेजर रिएक्शन था वो हैलोजिनेशन का था। ठीक है, और अब हमारी बुक में मजीद जो रिएक्शंस दिए हुए हैं उनके अंदर आज हम 3 रिएक्शंस की बात करेंगे: हैलोहाइड्रेशन, इपॉक्सीडेशन एंड ओजोनोलाइसिस। और अभी से मैं बताता चलूं कि इन तीनों के अंदर जो हमारा ये ओजोनोलाइसिस है, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है और इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। इसलिए अभी से अपना माइंड बना लें कि हमने इस रिएक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और बाकी जो 2 रिएक्शंस हैं, इनके मैकेनिज्म हमारी बुक में नहीं दिए हुए, लेकिन इनके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी बुक में है, वो सारी आपको आनी चाहिए। और ये जो भी इसमें रिएक्शन में कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। पहला हमारा जो आज का रिएक्शन है वो है हैलोहाइड्रेशन। देखिए, अभी तक आप लोगों ने अल्कीन के जो रिएक्शन पढ़े हैं उनमें हाइड्रेशन पढ़ा था, यानी एडिशन ऑफ वाटर। इसी तरह आपने पढ़ा था हैलोजिनेशन, यानी हैलोजन का ऐड होना। तो इस तरह के जो रिएक्शन हम पढ़ते हैं उनमें जनरली हम किसी रीएजेंट को ऐड कर रहे होते हैं। तो हैलोहाइड्रेशन, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो हमें ये 2 लफ्ज नजर आते हैं। हैलो, हैलो का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां पर भी आप पढ़ते हैं तो हैलोजन के लिए यूज होता है। तो ये तो इंडिकेट कर रहा है कि हम किसी हैलोजन की बात कर रहे हैं, यानी एक्स। हैलोजन का जो ग्रुप होता है इसको हम एक्स से शो करते हैं। हाइड्रेशन, हाइड्रेट का लफ्ज आपको पता है वाटर को शो करता है। तो हैलोहाइड्रेशन का मतलब यहाँ पर जो हम रिएजेंट को ले रहे हैं वो है HOX। एक्स आपको यहाँ से, जब मैं आपको बता रहा था कि ये एक हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स हमारे पास क्या हो जाता है, हैलोजन। और ये हाइड्रेशन का जो लफ्ज है ये कंप्लीट वाटर के लिए नहीं है, वाटर की तरफ से ये OH आता है। असल में होता यह है कि ये जो HOX, ये जो रिएजेंट आपको नजर आ रहा है, ये HOX जो रिएजेंट है, ये आप कैसे बनाते हैं, ये आप पहले हैलोजन और वाटर को रिएक्ट करवा के बनाते हैं। हैलोजन एंड वाटर रिएक्ट्स टुगेदर एंड देन दे फॉर्म HOX। तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है HOX। इसलिए इस रिएक्शन, यानी ये जो OH आ रहा है ना, ये OH आ रहा है वाटर से और ये X आ रहा है हैलोजन से। यानी अगर मैं इस चीज को यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करूं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, X2 यानी हैलोजन, आपको पता है F2Cl2Br2 कोई भी चीज हो सकती है, और इसके साथ क्या होगा, वाटर। पहले मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है। जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में ये चीज बनती है। यानी यहाँ से एक X आ जाता है और वाटर की तरफ से OH आ जाता है। वाटर के अंदर आपको पता है 2 चीजें होती हैं, एक H होता है और एक आपके पास इसमें क्या होता है, OH होता है। तो वाटर की तरफ से OH और हैलोजन की तरफ से X, ये आपस में मिलकर बना देते हैं HOX। एनीवेज, इस रिएजेंट का किसी अल्कीन में ऐड होना, इसको हम कहते हैं हैलोहाइड्रेशन। अब यहाँ पर एक चीज समझना बड़ी जरूरी है। देखें, जब भी अल्कीन में आप कोई चीज ऐड करते हैं, आपको पता है ये डबल बॉन्ड जो होता है ये खत्म हो जाता है। एक चीज एक कार्बन ले लेगी, दूसरी चीज दूसरी कार्बन ले लेगी। अब यहाँ पर जो 2 चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो ये OH है और एक ये X है। तो एक कार्बन X ले लेगा और एक कार्बन OH ले लेगा और डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज याद रखें, ये जो ऑक्सीजन होती है इसको हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और X के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब इसमें, इस रिएक्शन में देखिए मैकेनिज्म तो है नहीं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा जो कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है कि ऊपर जो आपको एग्जांपल दी गई थी ये थी सिमेट्रिकल अल्कीन। ये जो अल्कीन आपको नजर आ रही है, ये वाली जो अल्कीन है ये है सिमेट्रिकल अल्कीन। और ये जो आपका रीएजेंट है ये आपको नजर आ रहा है, ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इसमें एक तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आ गए और दूसरा 2 डिफरेंट रेडिकल्स हैं।
अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी जगह पर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेंगे तो फिर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो जाएगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल तो आपने पढ़ा था हाइड्रोजन के लिए, आपने पढ़ा था कि जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होता है तो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाता है जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। अब यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ तो एक OH है और एक X है, ठीक है। अब आप लोग याद रखें कि हाइड्रोजन जो था वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था। हाइड्रोजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहां से फिर आप इंडिकेट करेंगे कि जब हाइड्रोजन की जगह कोई और चीज आ जाए और मार्कोनिकॉफ रूल आपने अप्लाई करना है, तब जो पॉजिटिव पार्ट होगा ना वो क्या करेगा, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो रिएजेंट है इसमें H नहीं है, इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है आपका वो X है। वो जो आप बात कर रहे होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है, HCl होता है, H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव, तो H चला जाता है इस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ जो रिएजेंट आप ऐड कर रहे हैं वो H वाला नहीं है, वो HOX। एक तो OH है, ये OH, ये जो H है ना ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये अलग नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ भी तो H नजर आ रहा है। ये OH है और ये X है, तो X के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ H के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से फिर पॉजिटिव को हमने मैच कर लेना है कि X पे पॉजिटिव चार्ज है, ये H की तरह बिहेव करेगा और ये जाएगा उस कार्बन के पास जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन होगी। और आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में कि ये जो X है ये आपको इसके कार्बन के साथ नजर आ रहा है, CH2 के साथ। और वो जो आपका नेगेटिव पार्ट होता है, जिस तरह HCl में Cl होता है, वो जाकर Cl जो था वो अटैच होता था इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पर आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो OH है, तो ये अब जाकर अटैच होगा इस कार्बन के साथ, तो ये आपकी प्रोडक्ट बनेगी। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, जरूरी नहीं होता कि मार्कोनिकॉफ, देखें मार्कोनिकॉफ रूल आप लोगों की आसानी के लिए हाइड्रोजन के एग्जांपल से समझाया गया था, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल हर जगह पर अप्लाई होता है और हर दफा जो हमारे रिएजेंट होते हैं उनमें पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स भी चेंज होते हैं। तो असल जो मार्कोनिकॉफ रूल की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करते हैं तो पॉजिटिव पार्ट जो होता है रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट, अब वो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो एक्स भी हो सकता है, वो कोई और चीज भी हो सकती है। तो रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, या जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है। ये जो कार्बन होती है इसको हम लेस सब्स्टिट्यूटेड भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन आगे एक कार्बन के साथ अटैच है। और ये वाली जो कार्बन होती है इसको हम मोर सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन आगे दो कार्बन के साथ अटैच है। तो मार्कोनिकॉफ रूल को एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी डेफिनेशन है इसकी। इसको पॉजिटिव पार्ट से भी एक्सप्लेन करते हैं, इसको नेगेटिव पार्ट से भी एक्सप्लेन करते हैं, इसको हाइड्रोजन से भी एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए असल चीज इसका कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, अगर आप इसको इस तरह से याद रखें कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट it will goes to that carbon which is less substituted, which has more number of hydrogen। तो ये है बच्चे हमारे पास हेलो हाइड्रेशन के हेलोजन और वाटर में से OH, हेलोजन और OH का ऐड होना, दिस इज कॉल्ड हेलो हाइड्रेशन। और ये जो आपके सामने मॉलिक्यूल बनता है जिस तरह से यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है जिसमें एक OH है और एक X है, इस मॉलिक्यूल को कहते हैं हेलोहाइड्रिन, हेलोहाइड्रिन। तो ये है जी हमारे पास हेलो हाइड्रेशन। अब शुक्र करें इसका मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म होता तो फिर हम इसमें वो देखते कि किस तरह से ये OH और X इसमें ऐड होते हैं। तो आप इसका मैकेनिज्म खुद भी बना सकते हैं कि पहले ये डबल बॉन्ड इस X को अपने साथ मिलाएगा, फिर ये OH इसके ऊपर अटैक करेगा। तो इस तरह से मैकेनिज्म ड्रॉ किया जाता है। लेकिन जो मैकेनिज्म हमारी बुक में दिए हुए हैं हमने वो मैकेनिज्म करने हैं, जो मैकेनिज्म हमारी बुक में नहीं है वो हमने नहीं करने, इसलिए मैं इसका मैकेनिज्म नहीं एक्सप्लेन कर रहा। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो है इपॉक्सीडेशन, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद पर एसिड्स। यहाँ पर जिस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत है वो ये टर्म है पर एसिड। याद रखें ये जो पर का लफ्ज है ये इंडिकेट करता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। जैसे अब ये आपके सामने जो है एक एसिड लिखा हुआ है पर बेंजोइक एसिड। देखिए मैं बड़ी एक सिंपल सी मिसाल आपको देता हूं। आप लोगों ने एसिटिक एसिड का फार्मूला पढ़ा होगा, CH3
COOH, ये है एसिटिक एसिड। अगर मैं क्या करूं, मैं CH3C एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कर देता हूं, ठीक है ना, इसमें 2 ऑक्सीजन थे, मैंने इसमें 3 कर दिए, तो ये बन जाता है पर एसिटिक एसिड। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इंडिकेट्स द टर्म पर। तो अगर हम किसी अल्कीन को किसी ऐसी चीज से रिएक्ट करवाएं जिसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो या एक ऑक्सीजन ज्यादा हो, नॉर्मली हम यही करते हैं कि हम किसी एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कर देते हैं। अब यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड के अंदर, ये बेंजोइक एसिड आप लोगों ने नाम सुना होगा, बेंजीन के ऊपर COOH लगा दें तो ये बेंजोइक एसिड बन जाता है। और बेंजीन को C6H5 जो है वो जब उसके ऊपर ग्रुप आ जाता है तो C6H5 लिखा जाता है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन आपको एक्स्ट्रा नजर आ रही है, तो जब आप किसी पर एसिड को अल्कीन से रिएक्ट करवाते हैं तो यही जो ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा आपको नजर आ रही है, ये जाकर इन दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेती है और एक रिंग सा बन जाता है। ये देखें, ये ऑक्सीजन जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है जो रिंग के साथ, ये वाली ऑक्सीजन है। तो वो जो आपका पर एसिड था उसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी वो निकल जाती है, वो जाकर डबल बॉन्ड के साथ एक रिंग बना लेती है। उस रिंग को, उस जो ऑक्सीजन के साथ 3 मेंबर रिंग आपको नजर आता है, उसको इपॉक्साइड कहते हैं। ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इपॉक्साइड। ये इपॉक्साइड का जो लफ्ज है, और दिस प्रोसेस जो होता है इसको हम कहते हैं इपॉक्सीडेशन। अब इसमें से ऑक्सीजन निकलने के बाद ये नॉर्मल एसिड बन जाता है। अब देखें ये बेंजोइक एसिड बन गया अगेन। अब इसमें वही सिंपल जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है ये वो प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये है, जब आप किसी अल्कीन को किसी ऐसे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाएं जिसके अंदर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो, जिसको नॉर्मली हम लोग पर के लफ्ज से शो करते हैं, और जिस तरह बेंजोइक एसिड है तो उसको पर बेंजोइक एसिड कह देंगे, उसकी जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी वो डबल बॉन्ड खत्म करके उन दोनों कार्बन के साथ एक रिंग की शक्ल में आ जाएगी। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये प्रोपीन के साथ एग्जांपल दिया है, तो यहाँ इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ ये एक रिंग बन जाता है। तो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है ये खत्म हो जाता है और ये रिंग बन जाता है। इसको इपॉक्सी प्रोपेन कह दिया, और अगेन वो चीज हमारी जो है वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मैकेनिज्म भी हमारी बुक में नहीं है, जिससे मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द रिएक्शन बिटवीन ब्यूटीन एंड पर बेंजोइक एसिड, तो फिर आपको उसका रिंग बनाना आना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जब रिंग बनता है तो ये CH3 रिंग के बाहर ही है। ये बहुत आसान होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ब्रांच के तौर पे लगे रहते हैं। तो हमने तो वो देखना होता है जहां पर जो डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, उन 2 कार्बन के साथ आपने बस ऑक्सीजन को अटैच करवा के एक रिंग बना लेना है। तो ये हमारा रिएक्शन था इपॉक्सीडेशन का। अब हम अपने मेन रिएक्शन की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा जो ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एप्लीकेशंस भी ज्यादा हैं। ओजोनोलाइसिस नाम से ही नजर आ रहा है कि रिएक्शन विद ओजोन। ये लाइसिस का जो मतलब होता है ना, याद रखें, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। असल में होता ये है कि जब आप किसी अल्कीन को ओजोन से रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये ब्रेक हो जाता है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और ये 2 पार्ट्स बन जाते हैं, एक ये पार्ट और एक ये वाला। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर आपके लिए इसकी प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान होगा। पहले तो ये समझें कि जब आप किसी अल्कीन को ओजोन से रिएक्ट करवाएंगे तो वो डबल बॉन्ड से 2 अलग अलग हिस्से बन जाएंगे। अब इस हिस्से को देखें तो इस कार्बन में ये जो कार्बन है आपको ये वाली जो नजर आ रही है, ये मैंने यहाँ पर बनाई है। इस कार्बन के साथ एक H था, वो हमने यहाँ पर बना दिया। एक CH3 था, वो हमने यहाँ पर बना दिया। इस कार्बन के साथ देखें तो 2 CH3 थे, वो यहाँ बना दिए। अब जब आप इस तरह से इन दोनों को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं होते ना। इस कार्बन के साथ एक CH3 और एक H, 2 बॉन्ड थे, तो बॉन्ड पूरे करने के लिए हमें इसके साथ ऑक्सीजन लगाने पड़ते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बना के अपने बॉन्ड पूरे कर लेता है, और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ये O3 से आता है। अब ये बन जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो आपके सामने ये वाला मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है, एसिटल्डिहाइड। और ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है ये है आपके पास एसीटोन। यानी ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन जो होती है ये अल्कीन्स को कन्वर्ट कर देती है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, ठीक है ना। अब इसका जो है वो क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि आपको इसका मैकेनिज्म भी बताना पड़ता है। इसका मैकेनिज्म हमारी बुक में दिया भी हुआ है, तो
इसलिए आपको इसका मैकेनिज्म भी आना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग मैकेनिज्म मैं आप लोगों को अगेन पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं कि ओजोनोलाइसिस की प्रोडक्ट्स कैसे बनती है। देखें, अभी तक जो आप लोगों ने प्रोडक्ट्स पढ़ी थी ना, वो बड़ी सिंपल थी। आप लोगों ने ऊपर जितने भी रिएक्शन पढ़े इससे पहले भी, उनमें यही होता था कि डबल बॉन्ड खत्म हो जाता था, एक एटम एक कार्बन के पास, दूसरा एटम दूसरे कार्बन के पास, और उसके बाद एक प्रोडक्ट बन जाती है। यहाँ पर भी यही हुआ कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गई और ये चीज बन गई। लेकिन जो ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन है ये उन तमाम से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट बड़ी डिफरेंट जो है वो नोयत की है। कि आपने क्या करना होता है कि जब आप ओजोनोलाइसिस करते हैं तो आपको दो फ्रेगमेंट्स बनाने पड़ते हैं। एक का जो डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन होती हैं वो दोनों अलग अलग हो जाती हैं, और उनके अलग होने के बाद वो जो कार्बन होती हैं सेंटर वाली, ये वाली जिस तरह यहाँ पे ये है और इधर से ये कार्बन, इनके साथ आपने डबल बॉन्ड ओ बना देना, ये वाली चीज, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो जो ग्रुप उनके साथ अटैच थे वो उसी तरह से अटैच रहते हैं। इन्हीं ग्रुप्स की बेस पर ही पता चलता है कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है इसमें एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। देखें, अगर मैं यहाँ पर भी CH3 कर देता, ये वाला जो H है इसकी जगह मैं CH3 कर दूं, तो फिर डेफिनेटली मेरे पास दो CH3 आ जाएंगे ना, ये और इधर ये भी, तो दोनों मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता कि ये H होता, ये भी H होता, ये भी H होता, तो फिर हमारे पास यहाँ पर सारों के साथ HH कनेक्ट हो जाते, फिर ये एल्डिहाइड बन जाते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन बताती है कि आपके पास जो अल्कीन है वो ओजोनोलाइसिस के बाद क्या प्रोडक्ट देगी। एनीवेज, अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। देखिए, इसका मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है यही बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, ये मैंने ओजोन का ओपन स्ट्रक्चर बनाया है O3। O3 को नॉर्मली तो हम इस तरह से, जिस तरह ऊपर आपको नजर आ रहा था उस तरह लिखते हैं, लेकिन ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और जो सेंटर वाली ऑक्सीजन है इसने एक सिंगल बॉन्ड बनाया है एक तीसरी ऑक्सीजन के साथ। अब इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है, ये आपको छोटा सा एक नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। और ये जो सेंटर वाली ऑक्सीजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसके बॉन्ड ज्यादा है, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, ये एक बॉन्ड बना रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा था, इसलिए इसके बॉन्ड पूरे हैं। अब होता ये है कि ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव, ये ऑक्सीजन जाकर अटैक करती है इस कार्बन पे, जैसा कि आपको एरो से नजर आ रहा है। तो इस ऑक्सीजन का और इस कार्बन का बॉन्ड बन जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही ऑक्सीजन, ये वाली जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे बनी हुई है, इस ऑक्सीजन का और इस कार्बन का बॉन्ड बन गया। अब जब आप इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये खत्म करना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड खत्म होता है तो ये आप इस तरह से एरो शो करते हैं कि ये एक एरो आया इस ऑक्सीजन की तरफ। तो दूसरे लफ्जों में अब इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन का यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है। पहले इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बना था, अब इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया। तो आप देखें ये इस तरह से अटैच हो गई इसके साथ। और जब इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाता है, अब सारे सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं। लेकिन हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। ये ऑक्सीजन देखें तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन देखें ये 2 बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना रहा है। तो अब इनके बॉन्ड पूरे हो गए, इसलिए इनके नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस खत्म हो जाते हैं। और ये जो आपको एक इंटरमीडिएट नजर आ रहा है इसको कहते हैं मोलोजोनाइड, ये इसका नाम है। इस कार्बन के साथ 2 H थे, इस कार्बन के साथ एक CH3 था और एक H था, वो उसी तरह से अटैच है। अब ये वाली जो चीज है मोलोसोनाइड, ये होती है रिएक्टिव और ये होती है अनस्टेबल। ये फौरन से अपने आप को रीअरेंज करती है। हमारी बुक में एक इस तरह का साइन बना हुआ है, इस तरह से ये साइन बना हुआ है। ये साइन शो करता है रीअरेंजमेंट को, कि ये अपने आप को रीअरेंज करता है। ये जो ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है ये ऊपर की तरफ चला जाता है। अब आप देख सकते हैं ये आगे ऊपर की तरफ आ गया, और ये दो ऑक्सीजन उसी तरह से रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग्स आती हैं। वो चेंजिंग्स आपने याद रखनी है कि पहले तो आप देखें कि ये कार्बन और कार्बन का जो आपस का बॉन्ड था वो यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 4 हैं, लेकिन आपस का जो बॉन्ड था वो खत्म हो गया, क्योंकि आपस के बॉन्ड की जगह अब इन दोनों कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, इस ऑक्सीजन के साथ। यानी ये जो ऑक्सीजन था ये बस ऊपर आ गया और नीचे वाले 2 ऑक्सीजन नीचे ही रह गए। अब ये नीचे वाले ऑक्सीजन आपको नजर आ रहे हैं और इनका आपस में बॉन्ड बन गया, यानी कार्बन और कार्बन का बॉन्ड आपस में खत्म हो गया और ऑक्सीजन का आपस में बॉन्ड बन गया। और ये वाली जो चीज है इसको कहते हैं ओजोनाइड। तो ये मोलोजोनाइड और ओजोनाइड, ये वाले 2 स्टेप्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, मैंने आपकी आसानी के लिए आपको ये ओजोन का मॉलिक्यूल ओपन करके बना के दिया है, और इसमें क्लियर कट आपको ये एरोज इंडिकेट कर रहे हैं कि इस नेगेटिव चार्ज ने जब इस कार्बन पे अटैक किया तो इसके दरमियान पहले यहाँ बॉन्ड बना, फिर ये बॉन्ड जब इधर आता है तो इस कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया,
और ये वाला बॉन्ड खत्म हो गया, इस पे आ गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। तो पहले तो ओजोन जाकर इसमें ऐड हो जाती है, फिर उसकी रीअरेंजमेंट होती है तो ये आपके पास ओजोनाइड बन जाता है। अब वो जो ओजोनाइड बनता है उसकी फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि दो हिस्सों में इसको अलग कर देना। तो जिस तरह से मैं आपको शुरू में बता रहा था कि इस तरह से मैंने आपसे कहा था कि दो फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना, तो यही दो फ्रेगमेंट्स आपने आखिरी स्टेप में जाकर बनाने होते हैं। तो ये दो फ्रेगमेंट्स अलग हो जाते हैं और ये आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड को फर्दर जिंक से रिएक्ट करवा के, ये वाला रिएक्शन जो है ये हमारी बुक में जो है वो दिया हुआ है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को दोबारा हम लोग वाटर में कन्वर्ट करते हैं और जिंक से रिएक्ट करवाते हैं। हमारा जो काम है, आप लोगों ने जो चीज इसके अंदर याद रखनी है वो यहाँ तक है, ये वाली चीज है बस, कि आपने फ्रेगमेंट्स करके अपनी वो डिजायर्ड जो प्रोडक्ट होती है वो बना देनी। देखें जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि मैकेनिज्म होता क्या है, ये था सिंपल रिएक्शन, ये प्रोडक्ट्स थी आपके सामने। अब इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप आपने देख लिया कि ये जो ओजोन है ये इसके अंदर पहले ऐड हुई, पहले मोलोजोनाइड बना, फिर ओजोनाइड बना। अब यहाँ पर तो कहीं मोलोजोनाइड और ओजोनाइड का जिक्र नहीं है, लेकिन जब हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जी पहले मोलोजोनाइड बनता है कि ओजोन इसमें ऐड होती है, फिर वो ओजोनाइड बनता है, फिर उसके बाद जनाब इनकी फ्रेगमेंटेशन होती है कि ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से अलग हो जाता है, ये यहाँ से अलग हो जाता है। अब ये वाली जो कार्बन है इसके साथ भी ऑक्सीजन आ जाती है, इस कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन आ जाती है, ये बन जाता है एल्डिहाइड और ये बन जाता है एक अलग एल्डिहाइड, या अगर इधर CH3 होता तो ये बन जाता कीटोन। तो यही चीज, इसी स्टेप्स की स्टडी का नाम जो होता है वो मैकेनिज्म होता है। तो ये तो था हमारा बच्चे आज का लेक्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोनोलाइसिस के हवाले से आपको मैं बता दूं, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन। देखें, जब आप किसी भी अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो उसकी जो प्रोडक्ट्स आती हैं उनसे आपको आइडिया होता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आती है। जैसा कि मैंने आज की जो असाइनमेंट है इसमें आपको मैंने बताया हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। आप क्या करें, आप 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाएं और 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाएं, दोनों की O3 से रिएक्शन शो करें, दरमियान से बॉन्ड ब्रेक करें डबल बॉन्ड का, दोनों की प्रोडक्ट्स बनाएं, तो आप देखेंगे कि दोनों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगी। 1 ब्यूटीन की प्रोडक्ट्स ओजोन के साथ डिफरेंट होंगी, 2 ब्यूटीन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगी। तो इनकी प्रोडक्ट्स को देखते हुए ही हमें पता चलता है कि जो अल्कीन थी उसमें डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन थे उन पे कौन कौन से ग्रुप्स अटैच थे और उसकी पोजीशन क्या थी। तो इसलिए ओजोनोलाइसिस जो है ये एक बहुत अच्छा टूल है डबल बॉन्ड की पोजीशन फाइंड करने का। इट इज वेरी गुड टूल टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन। तो बच्चे आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। हमारा लेक्चर था आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हेलो हाइड्रेशन, इपॉक्सीडेशन एंड ओजोनोलाइसिस। हेलो हाइड्रेशन मीन HOX का ऐड होना, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें OH और X होते हैं, OH पे नेगेटिव चार्ज, X पे पॉजिटिव चार्ज। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो ये X चला जाता है CH2 के पास और OH चला जाता है इस कार्बन के पास। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं था इसलिए हमने इसके मैकेनिज्म को स्टडी नहीं किया। देन इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन मीन किसी भी अल्कीन को पर एसिड से रिएक्ट करवाना, और पर एसिड के अंदर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, तो बेंजोइक एसिड में हमने एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगाकर इसका रिएक्शन देखा इथीन के साथ और प्रोपीन के साथ, तो ये 3 मेंबर्ड रिंग बन जाता है। 3 मेंबर्ड का मतलब देखें ना, 1 2 3, टोटल इसके अंदर 3 जो है वो एलिमेंट्स इन्वॉल्व में जो रिंग बना रहे हैं, तो इस रिंग को हम इपॉक्साइड कहते हैं या इपॉक्सी रिंग कहते हैं। और जब वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चली जाती है रिंग के पास तो फिर हमारे पास ये जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो नॉर्मल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका भी मैकेनिज्म नहीं था, ये सिंपल एक रिएक्शन था, इपॉक्सीडेशन। एंड द लास्ट वन वाज ओजोनोलाइसिस, की रिएक्शन विद ओजोन। ओजोन से जब रिएक्ट करते हैं तो पहले तो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, या हमारा जो मेन रिएक्शन होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि उसकी प्रोडक्ट्स, फिर हम देखते हैं कि ये जो दो प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं ये इसके स्टेप्स क्या हैं। तो इसके स्टेप्स में हमने देखा कि पहले ओजोन जाकर ऐड होता है डबल बॉन्ड में तो मोलोजोनाइड बनता है, फिर उसकी रीअरेंजमेंट से ओजोनाइड बनता है, देन ओजोनाइड की फ्रेगमेंटेशन, इस तरह से हम लोग अलग अलग कर देते हैं दोनों को वाटर के साथ, तो हमारी वो मेन प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप असाइनमेंट करेंगे। ये ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन है, ये हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन,
ये आपका ओज़ोनोलाइसिस से मैं पूछ रहा हूँ कि इसको आपने डिफरेंशिएट करके बताना है कि ओज़ोनोलाइसिस से हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।